जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो है E माइनस, जो प्रोटॉन पे है चार्ज वो है E प्लस, और जो न्यूट्रॉन पे चार्ज है आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज है 0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर है E माइनस, प्रोटॉन पर है E प्लस, प्रोटॉन पर है E प्लस। तो इस समय बहुत ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं बहुत डिटेल में इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज और मास की बातें आपसे करूँगा। वो फिगर्स ऐसे हैं जिनमें हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते ही हैं। मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। किसी को भी बताना हो हाथ खड़ा कर सकता है। आप पार्टिसिपेंट्स में जाइए, वहाँ आपको रिएक्शंस में एक मिल जाएगा रेज हैंड, तो यू मे रेज योर हैंड। -1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या मोनिस्ट ने बोला? यस सर। मोनिस्ट फिर से बोलिए। -1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ ठीक है। हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी सर आपने यही है सर। हाँ आंसर सर, दीजिए। हाँ सर यही आंसर है सर, सही है। ओके, आप मुझे हर्ष चौधरी, आप मुझे इलेक्ट्रॉन का मास बताइए। सर इलेक्ट्रॉन का मास सर नहीं पता सर। ओके ठीक है, थैंक यू, ये आपने जल्दी से बोल दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। अक्षत कुमार। 9.1 × 10⁻31 kg। हाँ वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इनमें थोड़ी प्रॉब्लम कहीं कहीं मिक्सअप होता है, आपने बहुत अच्छे से बताया, आई एम हैप्पी। ये मैं लाइटली नहीं लेता। कुछ कुछ थियोरी है, जैसे अगर आप कहें चार्ज की डेफिनेशन क्या है तो दैट इज नॉनसेंस, पर ये जो वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, मास क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, मास क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, मास क्या है, इनकी एसआई यूनिट्स में वैल्यूज, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एंड यू शुड नेवर टेक देम लाइटली। इसलिए मैं इस पे 3 स्टार दे रहा हूँ इस जानकारी पे कि आपने ठीक कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, माइनस साइन तो मैंने लगा ही दिया, वो है 1.6 × 10⁻19, और हाँ ये कूलम में आता है, राइट, 10⁻19 कूलम, बात सही। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 kg है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, हाँ वो माइनस साइन लगा देंगे, बात सही है आपकी। उसके बाद ये 1.6 × 10⁻19 कूलम है। और ईमानदारी से वे लोग बताइए जो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रह पाता, पता तो है पर जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट ऑन कर दीजिए, हाथ खड़ा कर सकते हैं या स्क्रीन पे हाथ रेज कर सकते हैं। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, जो इन वैल्यूज़ में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है, शाबाश, थैंक यू फॉर इंटरैक्टिंग, कीप इंटरैक्टिंग, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, टीचर को बहुत हेल्प मिलती है आपके इंटरैक्शन से। ठीक है, थैंक यू, हाथ नीचे कर लीजिए, लोअर योर हैंड नाउ। एक्चुअली क्या है, जिन्हें याद भी रहता है ना, में जब एग्जाम में यूज करते हैं ना, जब एग्जाम में यूज करते हैं तो ये वैल्यूज कभी कभी गलती से इंटरचेंज कर लेते हैं। मैंने याद कराने के लिए कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही चीजें जो हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके जितने भी आंसर्स हैं, इन सब में मोस्ट ऑफ द पावर्स नेगेटिव होते हैं। ये तो बहुत हल्के पार्टिकल हैं, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, इनका मास हो या चार्ज हो या मोमेंटम हो या काइनेटिक एनर्जी हो, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड विद नेगेटिव पावर। ये पावर सबका नेगेटिव रहेगा, इस बात पे लिख लीजिए पहले तो, इसे भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 1 स्टार लगा लीजिए। मोस्ट ऑफ द quantities when answered in SI units, most of the quantities when answered in SI units, most of the quantities when answered in SI units, associated with particles like electron, proton, neutron, associated with particles like electron, proton, neutron, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एटसेट्रा। ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, जितने भी आप केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जितने भी एटम्स पढ़ते हैं, अगर उनका मास आप केजी में बताएंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मास 10 का नेगेटिव पावर होगा, वो भी अच्छा खासा बड़ा नेगेटिव पावर होगा, इज ऑलवेज अ बिग नेगेटिव पावर।
इज ऑलवेज अ बिग नेगेटिव पावर। ये एक बात ध्यान से रख लीजिए। हम चाहे चार्ज की बात कर रहे हैं, चाहे मास की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग कम्स आउट विद अ बिग नेगेटिव पावर। गलती से भी पॉजिटिव पावर तो आपको लगाना ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, अगर एसआई यूनिट में आंसर दे रहे हैं तो अगर आप प्रोटॉन की बात करें तो आप उसका आंसर एएमयू में भी देते हैं ना, उसका आंसर आप एटॉमिक मास यूनिट में भी देते हैं, तो वो 1 हो जाता है। एटॉमिक मास यूनिट में 1 हो जाता है। अगर आप इनके मासेस केजी में लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए इनके आंसर में 10 का बड़ा नेगेटिव पावर आएगा। इनके आंसर्स में 10 का बड़ा नेगेटिव पावर आएगा, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि नहीं, थोड़ी सी याद कराने की मेरी और कोशिश है। 9.1 के बाद हो सकता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं 9.1 के बाद 10 का पावर ये लगा देते हैं, तो वो ध्यान रखिए। अगर ये 1 है ना, 9.1 में ये 1 है ना, सेकंड डिजिट है 1 है ना, तो यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे पहली डिजिट 1 है ना, तो पावर में भी ये 1 है। याद कराने की कोशिश है। इट मे साउंड इडियोटिक इनिशियली, बट लेटर ऑन आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी। जब आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे तो 9.1 अगर आपने सही लिख लिया तो उसके बाद वो ऐसा आएगा कि ये 1 और ये 1 है, यहाँ सेकंड डिजिट 1 है और यहाँ सेकंड डिजिट 1 है। और चार्ज की बात करें तो 1.6 और ये 1 है ना, ये 1 है, तो फिर ये भी 1 है। यहाँ पहली डिजिट 1 है तो यहाँ पहली डिजिट 1 है, या दूसरी डिजिट 1 है तो या दूसरी डिजिट 1 है। दिस मे हेल्प अ बिट। हो सकता है 1% चांस तो है ही कि इससे आप अपना आंसर गलत होते होते बचा लें। बहुत लंबी और बहुत लेंदी कैलकुलेशंस, थोड़े कठिन न्यूमेरिकल में जब आप ये वैल्यू डालते हैं ना, तो यू टेंड टू टेक द डिसीजन अ बिट लेस कॉन्शियसली। कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, आपको पता है कि ये आना है या ये आना है। कई बार मैंने होते हुए देखा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लोग ये डाल देते हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लोग ये डाल देते हैं। तो मास तो इसका चार्ज से बहुत कम है। उसमें भी मेरा आपसे ये कहना है कि जो मास है ना वो तो हद से ही ज्यादा कम है। चार्ज तो फिर भी थोड़ा ठीक है, मास इससे तो, ये तो बहुत ही हल्का पार्टिकल है, प्रोबेबली द लाइटेस्ट पार्टिकल जिसकी हम ज्यादातर बात करते हैं। इसलिए मास का पावर तो और भी कम है। लिख दीजिए, इट इज अ इलेक्ट्रॉन इज probably the lightest particle. Electron is probably the lightest particle. So the negative power in the value of mass of electron, the negative power in the value of mass of electron is very big. मतलब इतना बड़ा नेगेटिव पावर और कहीं आपने फिजिक्स में पढ़ा है? सिर्फ एक प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं पढ़ते हैं आप, सिर्फ एक प्लैंक्स कांस्टेंट में ही इतना बड़ा नेगेटिव पावर पढ़ते हैं और वो -34 आता है। वो लिख दीजिए, नेगेटिव पावर इन प्लैंक्स कांस्टेंट इज 34। नेगेटिव पावर इन प्लैंक्स कांस्टेंट इज 34 एंड द नेगेटिव पावर इन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 31। नेगेटिव पावर इन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 31। ठीक है, ये आपको वैल्यूज आती हों या ना आती हों पहले से, अब आपको इन्हें केयरफुली रहना है। ये ट्रस्ट मी, अभी शायद आप विश्वास नहीं करेंगे इनकी कैलकुलेशन, इनको जब आप न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं तो वेरी ऑफन आई हैव सीन पीपल यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज, दे इंटरचेंज द वैल्यूज। या तो वो ये रखते हैं 9.1 तो रखते हैं, इसको -19 कह देते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेकंड डिजिट यहाँ 1 है तो आंसर में भी सेकंड डिजिट यहाँ 1 होगी, और यहाँ पहली डिजिट 1 है तो आंसर में भी यहाँ पहली डिजिट 1 होगी। इसको ध्यान रखिए। इसी तरह अब मुझे आप चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताइए। अब मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताइए। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो वही है जो इलेक्ट्रॉन पे है, इसलिए चार्ज तो याद रखना ज्यादा आसान है, चार्ज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बोल दीजिए साफ साफ, +1.6 इंटू 10 का पावर -19, +1.6 इंटू 10 का पावर -19, और यूनिट आप सही बता रहे हैं कूलम। +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ओके, जब चार्ज की बात आए ना तो जरूर बोलना कि यह चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही सेम होता है।
और फिर चार्ज उतना छोटा भी नहीं होता। मास तो इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा छोटा होता है, मास तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, चार्ज तो उतना छोटा भी नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का सेम होता है। हाँ, इनके पावर्स हमेशा, इतने छोटे पार्टिकल के पावर्स तो हमेशा नेगेटिव आएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के चार्ज की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन के चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जरूर प्लस है, पर ये चीज तो हमेशा नेगेटिव ही आएगी। जो पावर आएगा वो तो इतने छोटे पार्टिकलों का कुछ भी पूछ लो, पावर छोटा ही आएगा, पावर छोटा ही आएगा। ठीक है। अब आपको प्रोटॉन का मास बताना है, जिसको भी बताना है हाथ खड़ा कर सकता है। स्क्रीन पे रिएक्शन यूज करते हुए आप स्क्रीन पे रेज जो हैं, जिसे प्रोटॉन का मास बताना है, और ऑफ कोर्स मैं केजी में चाह रहा हूं। मुझे आप आंसर एएमयू में मत बताइएगा, आप प्रोटॉन का मास केजी में जिसको बताना है हाथ खड़ा करेंगे। अक्षत कुमार बताइए। Sir, 1.66 into 10 की पावर minus 27 kg. हाँ, वेरी गुड। विधि, विधि अग्निहोत्री बताइए। विधि अग्निहोत्री। हर्ष सोनी, हर्ष सोनी बताइए। मानव चौधरी बताइए। 1.67 minus 27 kg. हाँ, ओके, ऑल राइट, ठीक है। और सिद्धांत शुक्ला, सिद्धांत शुक्ला, सिद्धांत कहाँ पर हैं आप? माइक अपना वीडियो ऑन रखिए। सिद्धांत आप अपना वीडियो ऑन रखिए। हाँ, जो प्रोटॉन का मास है ना, मास है ना, तो बहुत कम तो ये भी आएगा। और प्रोटॉन के मास को ना, प्रोटॉन के मास को तो 1.66 मत कहो, 1.67 कहो, ताकि फिर ये बात आ जाएगी, ये 77 ऐसा हो जाएगा। 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक है। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से तो भारी है, इसलिए पावर थोड़ा कम आएगा। ये जो वैल्यूज है हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और ये कमजोर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स के। या तो ये वीक होते हैं या आप इनमें ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। आइदर वे यू कमिट मिस्टेक। गॉट इट? जो प्रोटॉन का मास है वो यहाँ 7 है, तो लास्ट में भी यहाँ 7 है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो और भी कम है, उससे और भी कम है। उसमें ये और ये हमने हाईलाइट किया। और जो इन लोगों का चार्ज है, जो चार्ज है वो 1.6 into 10⁻⁹ है। इसको और इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। प्रोटॉन के मास में ये 7 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के मास में ये 1 और 1 आ रहा है, इनके चार्ज में ये 1 और 1 आ रहा है। गॉट इट? ठीक है। ये वैल्यूज बहुत ज्यादा आराम से अच्छे से यूज करनी चाहिए आपको। पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत तो है कि आप इनमें, वही बात मैंने आपसे फिर से बताई, या तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये तो हमें आता है। एएमयू में आप इन्हें केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको एएमयू में प्रॉब्लम नहीं आती है, पर आपको केजी में प्रॉब्लम आती है। प्लीज टेक इट सीरियसली, राइट? ओके। अब आपको बताना है रेशियो। प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास के रेशियो की भी न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है। प्रोटॉन के मास के और इनके रेशियो के, इलेक्ट्रॉन के मास के रेशियो के बारे में जिसको कुछ बताना है, रेशियो के बारे में जिसको कुछ बताना है, हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं। Approximately 10 to the power 9. नहीं, गलत Sir, बोला। 1836. 1:2। Sir, 1836. गजब यार अक्षत भाई, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आप बहुत शानदार कर रहे हैं। दिस इज वेरी करेक्ट। कृष्ण मित्तल बताइए।
Sir, proton is 1837 times heavier than electron. बहुत बढ़िया, वंडरफुल, वेरी गुड। हाँ, इसकी भी जरूरत पड़ती है कि रेशियो की। तो जो प्रोटॉन का मास है, अभी आपने देखा, ये हम निकाल लेते हैं। चलिए, ये है कुछ 1.67 into 10 का पावर -27, और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 into 10 का पावर -31। तो मैं करीब यहाँ पे 10 का पावर 4 तो देख ही रहा हूँ। ये 1/10 टाइप की चीज है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेता हूँ, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेता हूँ, और फिर ये ऊपर जाके 10 का पावर 4 हो रहा है। तो एटलीस्ट 1000 का असर तो है ही। अप्रोक्सीमेटली ये रेशियो 2000, क्योंकि 1.67 है ना। और सही बोले तो हाँ, ये 1836 या 1837 टाइप का है। इतना प्रिसीजन हमें जरूरी नहीं है, इतना भी चलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स the mass of electron, even that will do. प्रोटॉन भारी है, पर मासेस की जो वैल्यू, मास हमेशा जो आएगा वो काफी छोटे नेगेटिव पावर में आएगा। मतलब नेगेटिव पावर, उसका नेगेटिव पावर होगा, और वैल्यू बहुत, पावर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ताकि आंसर ओवरऑल बहुत छोटा आएगा। मास जो है, लिख दीजिए, इन जनरल मास इज मच मच लेसर देन चार्ज। इन जनरल मास इज मच लेसर देन चार्ज। मास जो है चार्ज से बहुत कम होता है। मास चार्ज से बहुत कम होता है। इन जनरल मास चार्ज से बहुत कम होता है। तो नेगेटिव पावर इन मास इज ऑलवेज वेरी बिग। नेगेटिव पावर इन मास इज ऑलवेज वेरी बिग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टेक इट, डू नॉट टेक इट लाइटली। मुझे पता है कि मैं अभी चैप्टर की डायरेक्ट ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, नेवर टेक देम लाइटली। कभी भी इन्हें आपको लाइटली नहीं लेना है। प्रोटॉन का मास 1.67 into 10 का पावर। मास की जब भी बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े नेगेटिव पावर याद आएंगे। चार्ज तो फॉर्चुनेटली सब में सेम ही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में चार्ज है 1.6 into 10 का पावर -19। मासेस में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और उनके बड़े बड़े नेगेटिव पावर आते हैं। प्रोटॉन का मास है 1.67 into 10 का पावर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 into 10 का पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज्यादा है। और इसी तरह न्यूट्रॉन की भी बात कर लेता हूं। आप मुझे न्यूट्रॉन का मास भी बता दीजिए। न्यूट्रॉन का मास कौन बताएगा? न्यूट्रॉन का मास बोल दीजिए जिसको भी बोलना है। यस, एनीबॉडी? न्यूट्रॉन का मास 1.67 into 10 raised to power -27 kg। हाँ, न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट यही है। न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट वही है, बिल्कुल सही है, प्रोटॉन के ही बराबर है। प्रोटॉन से हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा है, पर चलेगा, फॉर नाउ ये चलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। शायद अक्षत ही होगा ये आंसर देने वाला। ठीक है, जो प्रोटॉन का मास है और करीब करीब वही न्यूट्रॉन का मास है। तो हाँ, वो भी 1.67 into 10 to the power -27 kg है। एक यूनिफाइड सिस्टम में बात करें तो न्यूट्रॉन को भी 1U कहते हैं अप्रोक्सीमेटली, और प्रोटॉन को भी 1U कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसलिए बिल्कुल सही है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास, अच्छा चार्ज तो उस पर जीरो ही है, चार्ज तो जीरो ही है, तो करीब करीब सारी बातें हो गई। करीब करीब सारी बातें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हो गई। ठीक है, मैं मतलब ये भी लिखवाना चाहूँगा, मैंने बीच में बोला तो था पर लाइन लिखवाई नहीं थी, कि ये जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, और जितने भी ये एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल आप जानते हैं, एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल जितने भी आप जानते हैं, इनकी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज नेगेटिव पावर में ही आती हैं। चाहे आप इनके मास की बात करें, चाहे आप इनके चार्ज की बात करें, चाहे आप इनके मोमेंटम की बात करें, और आप चाहे इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ऐसी भी बात लिख दीजिए। फिर से लिखिए, most of the values
of mass, most of the values like mass, kinetic energy, potential energy, momentum, ठीक है, and charge of atomic and subatomic particles, is in negative sign, has negative power. तो ये बात सबसे पहले ध्यान आनी चाहिए. In SI units, ठीक है. SI यूनिट्स में अगर बात कर रहे हैं तो ये जितनी भी चीजें हैं इनके आंसर्स नेगेटिव पावर के साथ ही आते हैं. ठीक है, ये बात सबसे पहले आपको ध्यान आनी चाहिए. अगर आप केजी में, कूलम वगैरह में बात कर रहे हैं, या चलिए एक चीज और लिख लेते हैं, हेडिंग दे दीजिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिस्कशन में तो ये नहीं आता, और ये इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है कि मैं इस बात पे 5 स्टार दे रहा हूँ. स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, एनीवे, एनीबडी, काफ़ी लोग इसके अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, तो एनीबडी जो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताना चाहता है. इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है E/m, चार्ज टू मास रेशियो. इलेक्ट्रॉन Sir, 1.76 into 10 के पावर 11 कूलम per kg. बहुत ही शानदार अक्षत ने बोला. ओके, ठीक है, गजब, दिस इज सिंपली सुपर, बहुत बढ़िया. हाँ, ये एक ऐसी चीज है, मतलब इस पे तो मैंने 5 स्टार दिए हैं और आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आई है. E/m निकाल रहे हैं, तो E जो है वो ये रहा आपका, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 है, और जो मास है वो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 है. इसको अगर मैं देख लूं, अच्छा ये करीब 16/10 हो गया, मे बी 16/90 हो गया, 16/90. ठीक है, और ये फिर 10 का पावर -12 आ जाएगा. 31 और ये 19 to 12. हाँ, ये प्लस में आ जाएगा, ये 16/9 इंटू 10⁻11 आ जाएगा. हाँ, ये करीब 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी. बिल्कुल सही बात है. ये फिगर आपको याद रहना चाहिए, इस पे हम 5 स्टार दे रहे हैं. ये फिगर आपको याद रहना चाहिए, इस पे 5 स्टार है. इसमें स्पेशल ये भी बात है, ये खास इसलिए भी है क्योंकि शायद जो अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं उनमें शायद ये इकलौती, दिस इज द ओनली थिंग जिसका आंसर पॉजिटिव पावर आ. E/m है ना, और मास का तो पावर नेगेटिव कुछ ज्यादा ही होता है, नीचे नेगेटिव पावर बड़ा है. E/m, पहली बात ये याद रखनी है कि E/m comes out with a positive sign always. जो चार्ज टू मास रेशियो है, शायद जिन चीजों को आप हैंडल करेंगे उनका ये आंसर हमेशा पॉजिटिव पावर के साथ आएगा. ठीक है, E की वैल्यू नेगेटिव पावर, चार्ज नेगेटिव, मास नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, मोमेंटम नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव. ठीक है, इनकी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं आएगी. लिख दीजिए, द वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स will not come out with negative powers.
इन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी आएगी वो तो अच्छी खासी आएगी। ये इतने हल्के पार्टिकल हैं, ये बहुत तेज चलते हैं, जब इनकी वेलोसिटी निकालनी आती है तो वेलोसिटी के फिगर्स बहुत बड़े आते हैं, वेलोसिटी के फिगर्स बहुत बड़े आते हैं। ठीक है, यही सब विजुअलाइजेशन आपको बहुत जगह ये अंदाजा होना चाहिए क्वेश्चंस में कि एक्सपेक्टेड आंसर किस रेंज में है। अगर कभी मास पूछ रहा है तो नेगेटिव पावर में खूब ज्यादा आएगा, चार्ज पूछ रहा है तो नेगेटिव पावर आएगा, मोमेंटम पूछ रहा है तो भी शायद मास इनटू वेलोसिटी है, और मास ही काफी छोटा होता है इन पार्टिकलों का, तो फिर वेलोसिटी कितनी भी हो मोमेंटम भी नेगेटिव पावर के साथ ही आएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी अगर जूल में बात करें तो नेगेटिव पावर के साथ ही आएंगी। वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, हल्का पार्टिकल है ना तो बहुत तेज चलेगा, बहुत हल्का पार्टिकल है फूंक भी मार दोगे तो उड़ जाएगा। इन पार्टिकलों की वेलोसिटी ऑलमोस्ट लाइट के करीब ही होती है, लाइट के करीब होती है। ये बात कहना पूरी तरह ठीक तो नहीं है, पर इनकी वेलोसिटी के आंसर्स करीब 10 का पावर 6 या 10 का पावर 7 आते हैं। मैंने लिखवाना तो नहीं चाहता, मैं रूल तो नहीं बनाना चाहता, पर वेलोसिटी के साथ आपका एक फील आना चाहिए कि यार वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा ही आएगी। कहीं 0.01 आ रही है वेलोसिटी तो आप आंसर दोबारा चेक करोगे, ये शायद सही नहीं है, ये हल्के पार्टिकल हैं और ये तेज चलेंगे, वेलोसिटी के आंसर ज्यादा आएंगे। ये एक फील होना चाहिए कि मास किस रेंज में होता है, वेलोसिटी किस रेंज में होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है, पॉजिटिव पावर होता है कि नेगेटिव पावर होता है। ये फील आप पूरी फिजिक्स में शायद हर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। अराउंड 50% ऑफ द क्वांटिटीज के साथ तो आप फील ऐड कर सकते हैं, और फील ही फिजिक्स है। फील है तो फिजिक्स है, वरना ये मैथमेटिक्स है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिफरेंस खाली फील का है। Here you can have a feel of the quantity being discussed, तो बस उसी को थोड़ा सा और बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। बस अब आगे ये लिख दीजिए, an atom is electrically neutral, an atom is electrically neutral because positive charge in protons is equal to negative charge on electrons. Positive charge on protons is equal to negative charge on electrons. आप ये भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में से निकाल लें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। चलिए वो लिख सकते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज। नहीं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज आता है। आप ये भी लिख दीजिए आगे कि इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर मोबाइल। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑफ ऑर्बिट आर मोबाइल, while protons inside the nucleus are immobile. Protons inside the nucleus are immobile. प्रोटॉन्स चल फिर नहीं सकते आसानी से, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह हो जाए तो एक अलग बात है, वरना प्रोटॉन आसानी से नहीं चल सकते। Therefore, to disturb the neutrality of an atom, we change the number of electrons. We change the number of electrons, not the number of protons. Usually, not the number of protons. Usually, ठीक है। अब हेडिंग दे दीजिए यूनिट ऑफ चार्ज। हेडिंग है यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट है, आप जानते हैं एसआई यूनिट है कूलम। एसआई यूनिट है कूलम, COULOMB। एसआई यूनिट है कूलम, COULOMB। और CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS unit of charge is called ESU of charge. ESU of charge, electrostatic unit. ESU, electrostatic unit. It is also called stat coulomb. STAT,
स्टैट कूलम, STATCOULOMB। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स तो वर्ड स्टैट लगा देते हैं। कभी भी आपको सीजीएस यूनिट चाहिए हो ना, तो एसआई यूनिट के आगे स्टैट लगा दीजिए। कूलम के आगे स्टैट लगा दिया ना, तो हो गया स्टैट कूलम। सीजीएस यूनिट आप पढ़ रहे हैं तो आप बस स्टैट वर्ड आगे लगा दीजिए। हालांकि यहाँ सीजीएस यूनिट्स बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट यू कैन जस्ट इग्नोर देम एज वेल। मुझे तो सब पढ़ाना पड़ेगा, पर यू कैन इग्नोर देम एज वेल। नाम तो आपको पता होना चाहिए, ESU ऑफ चार्ज या स्टैट कूलम, ये नाम आपको पता होना चाहिए। खैर मैं इनमें रिलेशन बता रहा हूँ। एनीबडी जिनको इनमें रिलेशन पता है, 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टैट कूलम? 3 into 10 to power 9. बढ़िया है। मेरे हिसाब से मैं इसके लिखवा रहा हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आप इसे कहीं यूज करते हो, ये गलत बात है। फिजिक्स में ये यूज नहीं होती, ज्यादा यूज नहीं होती। आइडियली स्पीकिंग आना चाहिए, पर ये आइडियली स्पीकिंग के हिसाब से तो अगर हम करने लगे तो सिलेबस 4 गुना ज्यादा वाइड हो जाएगा। नोट्स में तो आपके होना ही चाहिए। आपको केवल एक भरोसा होना चाहिए कि आपके नोट्स में सब कुछ है। आपके नोट्स में ऑलमोस्ट सब कुछ होगा, पर ये जरूर पता होना चाहिए क्या मोर इम्पोर्टेंट है, क्या लेस इम्पोर्टेंट है। सब कुछ आप नहीं कर सकते उतनी, क्योंकि आप मेहनत करते नहीं। या तो आप 14 घंटे पढ़ने वाले हो तो फिर तो आप सब कुछ करिए, पर अगर आप 10-11 घंटे ही पढ़ते हैं तो फिर आपको जरूर ढूंढना पड़ेगा क्या मोर इम्पोर्टेंट है, क्या लेस इम्पोर्टेंट है। 10-11 घंटे में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। Either make it 14-15 hours. Okay. Anyway, इसी तरह ये भी लिख दीजिए, इसकी एक और सीजीएस यूनिट है, आगे बस इतना सा लिख दीजिए, EMU ऑफ चार्ज। ये सॉर्ट ऑफ हेडिंग हो गई। EMU सब स्मॉल में लिखते हैं, E स्मॉल, M स्मॉल, U स्मॉल, EMU ऑफ चार्ज। EMU ऑफ चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। रिलेशन फिर भी थोड़ा काम का है। 1 EMU ऑफ चार्ज इज 10 कूलम, या 1 एब कूलम इज 10 कूलम। ये कभी कभी फिर भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। आई थिंक इस पे आप 1 स्टार दे सकते हैं। 1 एब कूलम इज 10 कूलम। जो EMU है ना, ये एब है। एब के नाम से EMU। करंट भी एब एम्पियर्स में भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। 1 एब कूलम इज 10 कूलम। अच्छा, ये हालांकि सीजीएस यूनिट है, हालांकि ये सीजीएस यूनिट है। एक सीजीएस में ESU भी होती है और एक सीजीएस में EMU भी होती है। हालांकि ये सीजीएस यूनिट है, परंतु ये छोटी यूनिट है। ये रूल क्या है, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट का रूल मालूम है? सिर्फ एक है, सीजीएस छोटा है कि एमकेएस छोटा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल केवल एक है, जिस भी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आए वो यूनिट छोटी है। लिख दीजिए, स्टार लगा दीजिए। द सिस्टम इन विच न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉलर, the system in which numerical value is smaller, that unit is bigger. ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप 3 स्टार भी दे सकते हैं इसको। सीजीएस छोटा है या एमकेएस बड़ा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो एब कूलम बड़ा हुआ कि कूलम? बोलो। कूलम। सर एब कूलम। एब कूलम बोल सकते हैं एब कूलम इज एब कूलम बिगर। एब कूलम बड़ा है, एब कूलम बड़ा है, एब कूलम बड़ी यूनिट है। इसे याद कराने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि आपने एक्सरसाइज की, बॉडी में एब्स बनाए तो आप स्मार्ट हो गए।
एक जब ऐप बना, मतलब एक पेयर ऑफ ऐप जब बना तो आप 10 गुना स्मार्ट हो गए। ऐप कूलम, ऐप आ जाने से आप स्मार्ट हो जाते हो। हिंदी वाला ऐप नहीं कह रहा, ऐप कूलम, सुट्टा वाला ऐप नहीं कह रहा, ऐप कूलम। ऐप कूलम, ऐप बन गए बॉडी के तो आप स्मार्ट हो गए। ओके, आगे चलते हैं। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग दे दीजिए। ये सब अभी यूजलेस टाइप बातें हो रही हैं पर करनी तो पड़ेंगी। अल्टीमेटली एग्जाम ओरिएंटेड बातें केवल वो हैं जिनमें फॉर्मूले हों, कोई एक्सप्रेशंस हों या डिजिट्स हों, जिनमें न्यूमेरिकल्स हों या कोई फॉर्मूले हों। अल्टीमेटली एग्जाम में सिर्फ वही आते हैं। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट भी चेक करते हैं। थियोरी के क्वेश्चंस कम से कम आते हैं, ऑलमोस्ट नील। पर हाँ, पढ़ना तो सब पड़ेगा पहली बार। बाद में थियोरी की इन बातों के रिविजन्स कम कर देंगे आप और मैथमेटिकल बातों के रिविजन ज्यादा करेंगे। ओके, एनीवे प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। नंबर 1, स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर है, चार्ज की डायरेक्शन नहीं है, बस चार्ज स्केलर है, इतना कहना काफी है। फिर लिख दीजिए नंबर 2, कंजर्व। कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। Charge is conserved. It can neither be created nor destroyed. It can neither be created nor destroyed. हम लोग एटम के अंदर से थोड़ा चार्ज निकाल के दिखा सकते हैं कि ये चार्ज है, हम पैदा थोड़ी कर सकते हैं। जैसे कहीं हम एक फूल पैदा नहीं कर सकते, फ्रूट पैदा नहीं कर सकते, ऐसे ही चार्ज भी हम पैदा नहीं कर सकते। तो चार्ज कंजर्व है। इसको केवल, इसको पूरे यूनिवर्स के हिसाब से ना देखा जाए, ये अलग से दोबारा लिख लो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अलग से लिख लो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम अलग थलग है, कहीं सेपरेटेड है, कहीं से ना उसमें चार्ज आ सकता है न कहीं जा सकता है, इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। ये बात फिर भी हमें न्यूमेरिकल में कहीं काम आएगी। मतलब अगर मैं बॉडी ए को बॉडी बी से टच कर दूं तो ए में से जितना चार्ज कम होगा ना उतना ही बी में बढ़ेगा। ये वाली बात हम न्यूमेरिकल में कहीं कहीं यूज करेंगे। जैसे आप 11th में बर्नौलीज थ्योरम वगैरह में करते थे, एनर्जी इज कंजर्व्ड, कहीं बोलते थे मास कंजर्व्ड। ऐसे ही चार्ज एक रिएक्शन में या एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है। अगर एक सिस्टम में 2 बॉडीज हैं और मैं इनको टच कर दूं, ए से चार्ज बी में जा रहा है तो ए में जितना कम होगा उतना बी में बढ़ेगा। ये वाली बात हमें न्यूमेरिकल में कहीं कहीं काम आ सकती है। चार्ज इज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड को अंडरलाइन कर दीजिए, आइसोलेटेड को अंडरलाइन कर दीजिए। और नंबर 3 लिख दीजिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये शायद इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार दे दीजिए। क्वांटाइज्ड वर्ड को आप चाहें तो कैप्स में भी लिख सकते हैं, और अगर लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, उसे अंडरलाइन कर दीजिए। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, आप जानते हैं, पर वो हमेशा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ड क्वांटाइज्ड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। शायद मैंने फिजिक्स के लिहाज से अभी तक आज की क्लास में पहली काम की बात ये क्वांटाइज्ड ही कर रहा हूँ। वो जो मैंने मास और चार्ज वगैरह की बातें बताई, हाँ वो जनरल इंटरेस्ट की थी, पर इस चैप्टर में जो पहली काम की बात है वो क्वांटाइज्ड है। और खैर क्वांटाइज्ड का मीनिंग आप जानते हैं, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अगली लाइन में लिख दीजिए। When a quantity increases, in whole number multiples, when a quantity increases in whole number multiples of a certain minimum value, then it is said to be quantized. When a quantity increases in whole number multiple of certain minimum value, then it is said to be quantized. ठीक है, जब कोई क्वांटिटी किसी सर प्लीज आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, रिपीट कर रहा हूँ पूर्वा। When a quantity increases in whole number multiples in whole number multiple of certain minimum value,
बस देन इट इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड, देन इट इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये हाँ, मेरा ये कहना है when a quantity increases, when a quantity increases in whole number multiples of a certain minimum value, of a certain minimum value, then it is said to be quantized. Definition is not important, वो भी आपको अलग से लिखना है तो लिख दीजिए, इसकी डेफिनेशन आप दोबारा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल वर्ड क्वांटाइज अंडरस्टैंड, क्वांटाइज वर्ड इंपॉर्टेंट है और उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटाइज का मतलब होता है जब कोई क्वांटिटी एक सर्टेन वैल्यू के मल्टीपल में ही बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप सपोज चाय में एक स्पून शुगर से कम शुगर डाल नहीं सकते। सपोज मान लीजिए आपको एक पूरा सैशे खोला आपने और वो डालना ही डालना है, आप फेंक नहीं सकते, फाइन लग जाएगा। तो जो क्वांटिटी ऑफ शुगर इन योर टी कैन बी आइदर 1 sachet or 2 sachet or 3 sachet or 4 sachet. It cannot be 3.5 sachet. Then the quantity of sugar in your tea is quantized. ठीक है, जो सर्टेन मिनिमम वैल्यू है, मान लीजिए आप बाजार से अंडे खरीद के ला रहे हैं, अब मैं कह रहा हूँ 3.5 अंडे ले आओ खरीद के, पॉसिबल है क्या? तो नंबर ऑफ अंडाज विच यू कैन परचेज इज क्वांटाइज्ड। आप 1 अंडा खरीद सकते हैं, 2 अंडा खरीद सकते हैं, 3 अंडा खरीद सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शुगर जो आपकी चाय में है ना, जो आपकी चाय में जो शुगर है ना, वो सीधे ऐसे बढ़ेगी। क्वांटिटी ऑफ शुगर जो आपकी चाय में है वो ऐसे बढ़ेगी। 1 चम्मच डालने के बाद इतनी एकदम से बढ़ गई, 2 चम्मच डालने के बाद इतनी शुगर बढ़ गई, 3 चम्मच डालने के बाद अचानक शुगर की लेवल इतनी बढ़ गई। जैसे आप एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं ना, MVR इज इक्वल टू NH/2π, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोलते हैं ये। तो H/2π के होल नंबर मल्टीपल में एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है। एंगुलर मोमेंटम एटम का H/2π के होल नंबर मल्टीपल में बढ़ता है, तो हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड बिकॉज वो इस मिनिमम वैल्यू के होल नंबर मल्टीपल में बढ़ रहा है। बस इतना ही था। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? वैसे आप ऑलरेडी इसे जानते हैं। जब कोई क्वांटिटी when it increases in whole number multiple of certain minimum value, then it is said to be quantized, right? हमें अपने असली काम की बात जो करनी थी, अब हम उस पर आ रहे हैं। लिख दीजिए 10। ठीक है रेनी, आई गॉट योर मैसेज, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ जाती है बात तो आप हाँ थम्स अप कर सकते हैं। अच्छा है इन्होंने थम्स डाउन का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो वी आर सेफ। थम्स अप करिए आप, और नहीं तो शांत बैठिए। नहीं, आप बोल भी सकते हैं, जो भी डिस्कशन हो आप ज़रूर बोल सकते हैं, ज़रूर बोलिए। हाँ, जब आप थम्स अप करते हैं तो ज़रूर टीचर को अच्छा लगता है, और जोश आता है उसमें, और इंटरेस्ट आता है। तो whether positive or negative, keep interacting. That is the most important part. Maybe positive or negative or whatever, keep interacting. Interaction is the utmost important thing. बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे कह रहा था, लिख दीजिए 10 charge on a body, 10 charge on a body can be a whole number multiple. Charge on a body can be a whole number multiple of electronic charge. Charge on a body can be a whole number multiple of electronic charge. इसलिए हम लोग Q को बोलते हैं प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। ये एक पहला फॉर्मूला आया, आसान सा फॉर्मूला है पर इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा आप इसे यूज करते रहेंगे। Q का फॉर्मूला है प्लस माइनस NE। वही E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E के बारे में ये लिख दीजिए, E इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। E इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, ये भी लिख दीजिए।
it is the smallest charge. It is the smallest charge which can be transferred from one body to another. Smallest charge which can be transferred from one body to another. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज से जो छोटा चार्ज है, जैसे E/3, 2E/3, इतना चार्ज हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं दे सकते। इतना चार्ज हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं दे सकते। ये एक ऐसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। डैश करके ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉट इम्पॉर्टेंट, पहले नॉट इम्पॉर्टेंट लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा के एक बात लिख दीजिए। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ क्वार्क्स, QUARKS. Neutrons and protons are supposed to be made up of quarks, QUARKS. Their charge is plus minus E/3 और plus minus 2E/3. ये क्वार्क हैं। इनसे रिलेटेड डिस्कशन हमें करना नहीं है। कुछ बातें एनसीईआरटी में दी जरूर हैं, पर वो मेरे हिसाब से कभी किसी एग्जाम में आएंगी नहीं। अब इन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी छोटा है। इन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी छोटा है, पर इसकी हम कभी भी डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि इतना चार्ज हम एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में दे नहीं सकते। वो तो खाली इनकी सिर्फ तब बात होती है जब कोई कहता है न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन बताओ, तो न्यूट्रॉन का ऐसा लिख सकते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन बताना है तो ऐसा बता सकते हैं प्लस 2E/3 माइनस E/3 माइनस E/3। ये प्लस वाले को अप क्वार्क कहते हैं और ये माइनस वाले को डाउन क्वार्क कहते हैं। और ये सारी बातें एकदम यूजलेस हैं। मुझे तो एक बार पढ़ाना पड़ेगा सब कुछ, पर आपको थोड़ा सिलेक्टिव होकर रिवाइज करना पड़ेगा। You must know what is less important and what is more important. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा चार्ज होता तो है, पर वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। ये तो एटम के अंदर है ना, एटम के भी क्या न्यूट्रॉन के अंदर है। इसलिए जो चार्ज हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दे सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और हम तो अभी भी स्मॉलेस्ट चार्ज को केवल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही मानेंगे। स्मॉलेस्ट चार्ज के नाम पे ये बातें आप दिमाग में ना लाएं तो अच्छा है। इन्हें भुला ही दें तो आप ज़्यादा न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं करेंगे। वरना जो इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं वो उनकी ओवर थिंकिंग की गलती बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा परफेक्शनिस्ट अगर आप हैं, ज़्यादा नॉलेज आपको है, तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे। इसको थोड़ा इग्नोर ही कर दीजिए तो अच्छा है। एनीवे, क्यू का फॉर्मूला आ गया प्लस माइनस एनी। तो इस बात पे किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो या तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या उस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, तो ये मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं। कैन अ बॉडी हैव a charge of can a body have a charge of 3.8 into 10 raised to power minus 20 कूलम। चलिए, क्या किसी बॉडी पे चार्ज इतना हो सकता है? हो सकता है तो थम्स अप कर दीजिए। अनुष्का शर्मा बताइए। सर नहीं हो सकता, बनता ही रहता है चार्ज। हाँ अक्षत, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम आ रहा है। ऐसे ही बस कुछ तो भी सवाल बना सकते हैं, ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट भी बना सकते हैं। वो दो चीजें, या तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम आए और या फिर वो फ्रैक्शंस में आए। अगर इस पे चार्ज कभी 2.5 E के बराबर आ रहा है, अगर इस पे चार्ज कभी 2.5 E के बराबर आ रहा है,
ठीक है संकल्प, व्हाट योर मैसेज, थैंक यू। अगर इस पे चार्ज 2.5 ई के बराबर आ रहा है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा टाइप का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है, और ये भी सब खैर यूजलेस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पढ़ाते समय तो इनकी एक बार बात की जाती है, उसके बाद इन सबको आपको भी उड़ाना पड़ता है। अगर या चार्ज ई से कम आ जाए या फ्रैक्शन ऑफ ई, फिर से लिख दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ ई इज नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन ऑफ ई इज नॉट पॉसिबल। बस अगर कहीं चार्ज 3.8 ई के बराबर आ रहा है, कहीं चार्ज 3.8 ई के बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। फिर चलिए अब इसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन दे ही देते हैं, पूरा मूल कॉन्सेप्ट भी आपका चेक हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द चार्ज, सॉरी कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, खाली प्रोटॉन्स का पूछ रहा हूँ, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स in 10 grams of water. Calculate the charge on protons in 10 grams of water, WATR, पानी में 10 grams of water. और मुझे उम्मीद तो यही है कि अभी भी आंसर निगेटिव पावर के साथ आएगा। देखते हैं कि निगेटिव पावर के साथ आता है कि नहीं आता। टेन ग्राम्स वाटर में जितने प्रोटॉन्स हैं उस पे चार्ज सर 12.44 into 10 की पावर -7। मुझे लगता नहीं है रेनी। सर 8 point something into 10 to the power -20। -20। माइनस तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, इतना नेगेटिव नहीं होगा। सर 3.11 into 10 की पावर -7। अच्छा ठीक है, -7 के आसपास कई आंसर्स आ रहे हैं। बस मेरा पॉइंट यही है कि आप एक्सपेक्टेड आंसर की रेंज पहचानो। ये तो पक्का है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पे ही या एक प्रोटॉन पे ही 10 का पावर -19 होता है तो -20 या -19 की रेंज में आंसर तो नहीं आएगा। और जब आप मोल से रिलेट करते हैं ना, मोल से, तो मोल में तो बहुत बड़ा फिगर होता है, 10 का पावर 23। आप इसे मोल से रिलेट कर रहे हैं। सर 5.35 into 10 की पावर 6। 5। हाँ, इसी ऑर्डर। आपके आंसर 6 का वेट into 10 raised to power -7। मेरी सारी लड़ाई एक ही बात की है कि पावर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। सर हाँ। पॉजिटिव। बस मेरी लड़ाई वही है, वही मैं केवल मेनली आपको सिखाना चाहता हूँ कि भाई ये तो ऑलमोस्ट 1 मोल हो गया, हाफ मोल तो हो ही गया। 9 ग्राम ऑफ वाटर होता तो हाफ मोल होता, तो इसमें भी 10 to the power 23 एटम मॉलिक्यूल्स तो हो ही गए ना। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, फिगर तो पॉजिटिव में ही आएगा, ये बात पक्की है। बस यही मैं आपको पहले कैलकुलेशन के पहले एहसास चाहता हूं कि आपके पास हो। बिफोर यू बिगिन कैलकुलेशंस, इफ पॉसिबल ट्राई टू मेक आउट द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ द आंसर। अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ऐसा लिख दीजिए। 10 grams of water means कितने मोल्स बोलिए? 10/18। 10/18 moles. 10/18। That's right.
10 grams of water means 10 by 18 moles of water. Okay, 1 mole in 18 grams H2O. ठीक है? So the number of molecules of water in the given amount of water is number of molecules of water in the given amount of water is कितने molecules हो गए, है ना? मोल निकाला और एक मोल में इतने सारे molecules. अब आपको ये बताना है कि मैंने पूछा था कि इसमें प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज है, तो आपको देना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं. एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं? 10. H2O वो होता है ये 16O 8 प्रोटॉन्स हैं. फिर हाइड्रोजन होता है 1H1, इसके 8 और हाइड्रोजन के 1 और 1. ये है एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O 8 + 1 + 1 10 प्रोटॉन्स हैं. तो नंबर हो गया 10 by 18. और हम कैलकुलेशंस में इसको ड्रॉप करेंगे. हम थोड़े अप्रोक्सीमेशन को हमेशा बढ़ावा देंगे. एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के चक्कर में भी मत रहिए, पूरी तरह परफेक्शनिस्ट मत बनिए. न तो कैलकुलेशंस एग्जैक्ट करिए, न बहुत सारी कवरेज की कोशिश करिए. तो ये 6 कर दिया हमने, अप्रोक्सीमेशंस करिए. और अब फाइनली Q की वैल्यू है n की. अब फाइनली ये आंसर 10 by 18 into 6 into 10⁻23 into 1.6 into 10 का पावर यहाँ 1 था, तो यहाँ पहली डिजिट यहाँ 1 है, ये 1 है तो ये 1 है. ये हर बार लिखते समय चेक होना चाहिए. इसको जब आप लिखते समय चेक करोगे ना, तो आपका थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, खुशी का लेवल बढ़ेगा. है तो ये बहुत माइनर चीज, तो जैसे ये फील होगा तो एक अच्छी फील आएगा कि हाँ अब ये गलत होने का चांस नहीं है. और मैं केवल पावर्स को अगर देखूं, तो 10 का पावर 4 तो आ ही रहा है. तो 10 का पावर 4 या 10 का पावर 5 टाइप के आंसर सही है. 10 का पावर -7 3-4 लोगों ने दिया था, वो गलत था. 4.8 into 10 to the power 4. हाँ, ओके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट. तो ये हो गया 3, ये 3 to 1.6 4.8 हो गया. और फिर ये 10⁻24 -19 ये आ रहा है. तो ये 6 3 18 तो हो गया 4.8. 5 into 10⁵ कुछ. हाँ, 5 into 10⁵ के आसपास इसका आंसर आ रहा है. हाँ, 4.8 into 10⁵ या 5 into 10⁵, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज एक्सेप्टेबल. आपको 4 ऑप्शंस में से अगर एक डिसीजन लेना है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. अगर 4 ऑप्शंस में से एक डिसाइड करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसके आसपास और ऑप्शंस नहीं होंगे मोस्टली. तो एनीवे, समझ में आया है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये फील करें कि यार एक मोल, आप एक मोल का मतलब समझते हैं? आपको वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में क्या मालूम है? वो एक मोल है, उससे बहुत कम. आसमान में जो तारे हैं उनका भी नहीं पता, शायद वो भी एक आध मोल ही होंगे, बहुत हुआ तो. 1 मोल इज अ ह्यूज फिगर, इट्स अ वेरी बिग फिगर. इतने सारे लोग जो हैं इस दुनिया में, वो भी एक मोल से कम है, बहुत ज्यादा कम है. तो एक मोल, मेरे पास वाटर का आधा मोल था, और इस पे तो उम्मीद है कि फिर चार्ज बहुत ज्यादा ही आ जाएगा. 10⁵ आया ना, इस पे जो चार्ज आ रहा है वो 10⁵ कूलम आ रहा है. बस एक जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द एक्सपेक्टेड आंसर, दैट इज ऑल अबाउट इट, राइट. मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे जा रहा हूँ. मैं आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखवा रहा था. मैंने नंबर 1 लिखवाया था स्केलर है, और नंबर 2 लिखवाया था कंजर्व्ड है, और नंबर 3 लिखवाया था क्वांटाइज है. आपको सब Q = ±n रिवाइज करना लायक बात है. बस इन पे और बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, पर इन पे जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे ना, वो सब यूजलेस है.
इन पे अटक इस टाइप के क्वेश्चंस और करने का मतलब नहीं है। सिलेबस में तेजी से आगे बढ़ के और फिर बाद में आपको और बेटर आइडिया हो जाता है। जब सिलेबस ज़्यादा कवर हो जाता है तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाता है कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस पर अभी और प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है, नंबर 4 डाल के लिख दीजिए। नंबर 4, चार्ज shows relativistic invariance. Charge shows relativistic invariance. That is, charge is independent of velocity. Charge is independent of velocity. एक बार रिपीट करते हैं। मास के बारे में तो आप जानते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पर ऐसा फॉर्मूला चार्ज में नहीं होता है। ऐसा फॉर्मूला चार्ज में नहीं होता है बिकॉज चार्ज इज कंजर्व। चार्ज पैदा कहां से हो जाएगा? मास के इस फॉर्मूले के बारे में मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है, आइंस्टीन से रिलेटेड बातें हैं, इनके बारे में हम अपने आप से कुछ ना सोचें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा डिस्कशन कर नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत कर भी लिया अगर हमने। और ऑफ कोर्स एक और बात कि हाँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है भी नहीं, बहुत थोड़े, बस ये फॉर्मूला ही आपको पता उतना ही काफी हो, बाकी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने का फिलहाल आवश्यक नहीं है। इन माय ओपिनियन यू शुड बी मोर एंड मोर कंसर्न्ड अबाउट एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशंस राइट नाउ। ठीक है, मास जो है वो वेरिएंस होता है उसमें, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से तो मास चेंज हो जाता है, पर चार्ज चेंज नहीं होता है। चार्ज में वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक प्रॉपर्टी है बस। फिर अगली प्रॉपर्टी कि like charges repel each other and unlike charges attract each other। ठीक है, आपके मन में आ रहा है क्या कि इसका रीजन समझाइए? वो भी यूजलेस है, इडियोटिक नहीं सर। हाँ, तो ऐसी बातें आपको भी पढ़ते समय अपने मन में कहीं दबानी होंगी सभी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इनको अगर डिस्कस कर भी लिया तो उनसे कुछ होना नहीं है। ये कभी कभी पेपर में आएगा, आपको लगता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं, ये पेपर में नहीं आएगा। जब कभी भी आप ऐसे डाउट में फंसे, आपकी नॉर्मली अभी तक क्या आदत थी कि आप 2-3 किताबों से नोट्स बनाते थे, और वो अगर आज भी अभी भी आपकी आदत है तो वो बड़ी दिक्कत में है। आप 2-3 किताबों से बैठ के नोट्स मत बनाइए। ऐसा मत करिए कि एक एक चीज आपके पास पॉइंट, तो थियोरी का पॉइंट नोट्स में दिया हो। हाँ, 2-3 किताबें करनी है तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के लिए करिए, थियोरी के लिए एक से ज्यादा बुक फॉलो ना करें। थियोरी के लिए ओनली वन सोर्स, वॉट एवर इट इज, चाहे कोचिंग नोट्स, चाहे एनसीईआरटी, वॉट एवर, आइडियली ओनली वन सोर्स फॉर थियोरी, आइडियली ओनली वन सोर्स। हाँ, जितनी तुम्हें दम लगानी है क्वेश्चंस में लगाओ, ज्यादा क्वेश्चंस करो तो खैर। हाँ, फॉर सम रीजन लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बस। अगली एक इंपॉर्टेंट बात है, एक स्टार लगा के लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिपल्शन इज अ श्योरर टेस्ट। रिपल्शन इज अ श्योरर टेस्ट, SURER, 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 repulsion is a surer test of presence of charge on both the bodies, of presence of charge on both the bodies। ये पॉइंट फिर भी कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत अप्लाई हो सकता है, कोई भी बहुत काम की बात मैंने आज की क्लास में पढ़ाई नहीं है आपको। थोड़ा बहुत कहीं का बात शायद ये काम आ जाए, वरना ऐसी बातें शुरू में चैप्टर के बिगिनिंग में सब करनी ही पड़ती हैं। चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा आते हैं वहां से जहाँ चैप्टर एंड हो रहा होता है, या जहाँ कुछ फॉर्मूले तो हों। जब चैप्टर बिगिन हो रहा होता है तो उसके पहले 2-3 पन्ने, 2-3 पेजेस पे तो जो मटेरियल होता है वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी डेवलप करने का होता है, उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन कभी आते ही नहीं। और आइडियली इसीलिए वही आप करते ही होंगे, जब भी रिविजन करते होंगे हमेशा लास्ट पेज टू फर्स्ट पेज रिवाइज करते हैं पुराने टॉपिक्स को, फर्स्ट टू लास्ट नहीं। फर्स्ट टू लास्ट के 2-3 पेजेस तो एकदम ही यूजलेस होते हैं। एनीवे,
रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट के बारे में मेरा ये कहना है कि अगर एक चार्ज बॉडी है और वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो, उल्टा चार्ज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी बॉडी अनचार्ज में इंडक्शन हो जाता है। इंडक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, अलग से और सिस्टमैटिकली उसे पढ़ेंगे, बस आप एक लाइन लिख दीजिए। इफ टू बॉडीज अट्रैक्ट each other, if two bodies attract each other, then it is possible that one of them is neutral. Then it is possible that one of them is neutral. जो न्यूट्रल बॉडी होती है ना, उस पर उल्टा चार्ज इंड्यूस होता है, ऑपोजिट चार्ज, और फिर ये सामने का पॉजिटिव और सामने इंड्यूस वाला नेगेटिव वो अट्रैक्ट करते हैं। वो हम अभी पढ़ेंगे, वो अलग से सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं तो गारंटी से दोनों पे चार्ज है। अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो गारंटी नहीं है, अट्रैक्ट कर रही है तो गारंटी नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूं, ये क्वेश्चन लिख दीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव, सिल्क थ्रेड से 5 balls सस्पेंडेड है। सिल्क थ्रेड से 5 balls सस्पेंडेड है। It is found that 1, 2, 3, 4, 5 to attract. ऐसा कुछ भी मैंने रैंडमली लिख दिया। Two, 3, number 2, 4, repair. Number 2, 4, repair. ऐसी मैंने कुछ लिस्ट दे दी। मैंने ये लिखा है, ये 5 balls हैं, सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड है, और किन किन बॉलों में अट्रैक्शन हो रहा है और किन किन बॉलों में रिपल्शन हो रहा है, उनकी लिस्ट उसने दे दी है। ऐसे ही मैंने रैंडमली कुछ भी लिखा है, ये पेयर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का बनाया है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी नंबर 1? न्यूट्रल। न्यूट्रल सर। हाँ, बहुत बढ़िया। नेहल रस्तोगी, आपको समझाना है? सर 2, 3 और 2, 4 रिपेल कर रहे हैं तो उन लोग का सेम चार्ज होगा, तो और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पता नहीं है, तो 1 को न्यूट्रली कह सकते हैं क्योंकि अट्रैक्शन के लिए चार्जेस डिफरेंट होते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, और उतना ज्यादा सोचना नहीं है। मेरा ये कहना, लिखो लिखो, बॉल नंबर 1 does not repel. Ball number 1 does not repel any other ball. Therefore, it must be neutral. किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है। 1 पे कोई भी चार्ज होता तो किसी को तो रिपेल करती यार। इतनी सारी बॉलें और हैं, 4 बॉलें और हैं। 1 is not in the list of repulsion. ये फिर से लिख दीजिए, 1 is not in the list of repulsion. Therefore, it must be neutral. Therefore, it must be neutral. Got it? किसी को तो रिपेल करती है ना बॉल 1।
अगर 1 पे चार्ज होता तो किसी को रिपेल करती। इनका एनालिसिस की जरूरत नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, या ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ से कुछ सोचेंगे इनके बारे में। जो भी बॉल रिपल्शन की लिस्ट में नहीं है बस वो न्यूट्रल है, खत्म। ऐसे कुछ थंब रूल्स हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है हर्ष, थैंक यू। ऑलराइट, बस अब हम और थोड़ी सी इडियोटिक बातें कर रहे हैं, पर लिखना जरूरी है। थोड़ी सी यूजलेस बातें हैं पर लिख दीजिए। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कहीं कहीं कुछ काम की बातें हुई, उनको हमने स्टार दिए। अब है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा डिस्कशन भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ चलिए कुछ कुछ बातें तो एक दो कुछ काम की बातें तो इनमें मिल ही जाएंगी। नंबर 1 लिखिए फ्रिक्शन। नंबर 1 फ्रिक्शन लिख दीजिए। when two bodies are rubbed against each other, when two bodies are rubbed against each other, फिर कॉमा लगा के ये कैप्स में लिख दीजिए, इसे कैपिटल में लिख दीजिए। ट्रांसफरेंस, इसको कैप्स में लिख दीजिए, हो सके तो अलग इंक से लिख दीजिए। Transference of electrons take place from one body to the other. Takes place from one body to the other. जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। The two bodies get equal and opposite charges. The two bodies get equal and opposite charges. अब इनके बारे में और बहुत सारी बातें किताबों में तो मिल सकती हैं, पर मेरे ख्याल से काम की नहीं है। जैसे एक बात इंटरेस्टिंग जरूर होती है, एक बात मैं लिखवा रहा हूं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लिख दीजिए। वन ऑफ द बॉडीज शुड बी इंसुलेटर। अगर आप चाहते हैं कि ये हो, फ्रिक्शन से बॉडी पे चार्ज आए, तो कम से कम एक बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए, एटलीस्ट एक बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए। फिर हमें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या रूल्स हैं जिससे ये डिसाइड होगा कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। उन सब की फिजिक्स है तो, पर वो कभी भी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी बॉडी लूज करेगी और कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। हालांकि आयनाइजेशन पोटेंशियल से इन्हें समझाया तो जा सकता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखती है, जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगी, वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगी। इस टाइप की थियरी की जा सकती है, पर सब यूजलेस है। मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करता, ठीक है। मैं तो बस आपसे एक बात ये उल्टा पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। Two bodies, two identical bodies A and B are rubbed together, rubbed against each other. Rubbed against each other. ठीक है। Body A gets a charge of plus 2000, gets charge of 2000 E. उसमें 2000 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज आ जाता है, मतलब चलिए अच्छा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बी पे आ जाता है -2000 E, -2000 E, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ ए एंड बी। फाइंड द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ ए एंड बी। बॉडीज को चार्ज किया, ए और बी आइडेंटिकल थी, यानी पहले इनके मासेस बराबर थे, इन्हें एक दूसरे से रब किया, इन्हें एक दूसरे से रब किया। अब ए और बी के मासेस में क्या फर्क है? ए पे चार्ज आया है +2000 E के बराबर और बी पे चार्ज आया है -2000 E के बराबर। जी रेनी बोलिए। सेम सर 4000 into
mass of one electron. एब्सोल्युटली राइट, वंडरफुल, बहुत शानदार। ठीक है, अक्षत कुमार बोलिए। 3.64 into 10 के पावर minus ये आंसर 27 प्लस है कि माइनस है? सर मतलब मैंने पावर माइनस है एमबी पूछा है, क्या? मैंने MA माइनस MB पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस देयर बिटवीन देयर मासेस। तो ये जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो सही तो है, इसके बाहर एक प्लस साइन लगा है कि बाहर माइनस साइन लगा है? नेगेटिव सर प्लस ए पे पॉजिटिव चार्ज है। देखिए पहली बात तो है कि सेम सर, आंसर सर। ना दे। ठीक है, हो गया, डन। अक्षत इट इज ओवर, डन, गुड। बाकी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लें। आप ये ना सोचें कि इनके मासेस सेम है, सेम ही रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसमें थोड़ा मास भी तो है ना। लिख दीजिए, द डिफरेंस विल बी ऑफ, this difference will be equal to the mass of 4000 electrons. The difference will be equal to mass of 4000 electrons. ये दोनों ऐसे बराबर थे, दोनों बराबर थे। एक 2000 कदम ऊपर चढ़ गया और एक 2000 कदम नीचे उड़ गया, डिफरेंस 4000 का आ गया ना। आंसर 4000 ME सही है, जो डेल्टा M है वो 4000 ME सही है। हाँ, ये ओवरऑल नेग्लिजिबल तो है, बट ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस गिवन टू यू। एक्चुअली दिस ट्रांसफरेंस इज नेग्लिजिबल, बट स्टिल हमें तो अब इस लेवल पे बात करनी है। अगर बोलेगा ऑप्शन नेग्लिजिबल तो ठीक है। अब ये ठीक है, हम इसे कैलकुलेट तो कर लेंगे कुछ। तो 9.1 और 10 का पावर -31, इस वन पे फोकस करेंगे और यहाँ से केजी में आएगा। यूनिट हमेशा लिखना ना भूलें। अब बस केवल ये ध्यान से देखना है मुझे कि ए का मास ज्यादा है कि बी का मास ज्यादा है। बी का सर। हाँ, बी का ज्यादा है। बी का ज्यादा होगा सर। बी का। ए पे पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो ए ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और बी में सारे इलेक्ट्रॉन घुस गए हैं, तो बी का मास अपने साथ, इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेके गए ना, तो बी का मास ज्यादा है। MA माइनस MB का आंसर, MA माइनस MB का आंसर ये जो भी आएगा 36.45 into 10 to the power -27 kg आएगा। है ना? आंसर है 4000 ME का। 2000 इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में चले गए, तो ए में 2000 कम है और बी में 2000 ज्यादा है, इनका डिफरेंस 4000 का है। We just want to develop this bent of mind. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इडियोटिक है, यूजलेस है। जी अमरजोत बोलिए। सर ये माइनस में आएगा ना? यार मैं ये कह रहा हूं कि ए पे पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो ए ने 2000 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ए का मास कम हो गया ना। यस सर। ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में गए, वो अपने साथ मास भी ले गए ना। MA माइनस MB अगर निकालूंगा तो आंसर ओवरऑल माइनस साइन के साथ आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। Yes. ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर में। पेपर में अगर बाय चांस ऐसी कुछ बातें हुई तो यही इंपॉर्टेंट है। ए पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ए ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ए पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ए ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है, जब बॉडी फ्रिक्शन से चार्ज होती है तो बॉडीज का मास भी चेंज होता है। ये आप अलग से इसलिए लिख दीजिए। When body gets charged by friction, when a body gets charged by friction, its mass also changes. Its mass also changes, though negligibly. अगर हमसे पर पूछा है कि मास में क्या चेंज हुआ है, तो फिर तो हम ऑप्शंस की स्टडी करने के बाद ही आंसर देंगे कि वो चाह क्या रहा है। ऑप्शन से ही पता लगता है कि वो आपसे चाह क्या रहा है। और फ्रिक्शन से जब बॉडीज चार्ज होती हैं, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फोटोकॉपियर का जो रोलर है वो फ्रिक्शन से चार्ज हो जाता है। कंघे को आप बाल पे घुमाते हैं तो फिर बाद में बाल खड़े हो जाते हैं। ऑल दैट इज एग्जांपल ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कीवर्ड क्या है? फ्रिक्शन का कीवर्ड है ट्रांसफरेंस। बाद में मैं सब समरी लिखवा दूंगा। फ्रिक्शन का कीवर्ड है ट्रांसफरेंस। ओके, नंबर 2 लग के लिखिए। नंबर 2 कंडक्शन। नंबर 2 कंडक्शन।
लिख दीजिए टू मेटालिक बॉडीज आर मेड टू टच ईच अदर। टच को कैप्स में लिख दीजिएगा, आर मेड टू टच ईच अदर। टू मेटालिक बॉडीज आर मेड टू टच ईच अदर। और इसमें तो आप जानते ही हैं, पूरा खैर लिख दीजिए। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल till both are at charge flows from high potential to low potential till both are at same potential. जब दो बॉडीज एक दूसरे को टच करती हैं तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक बहता है, तब तक जब तक दोनों में सेम पोटेंशियल ना आ जाए। जब हम कैपेसिटेंस का चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम इसके बारे में थोड़ा डीपर इंसाइट डेवलप कर पाएंगे। पर फॉर नाउ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर बॉडीज आइडेंटिकल साइज की हैं, इसका हमें कहीं कहीं न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं कहीं न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, इसलिए ये बात बताना अच्छी रहेगी अभी कि अगर बॉडीज आइडेंटिकल साइजेस की हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो बॉडी ए को बॉडी बी से ज्वाइन किया ना, तो बाद में दोनों पे चार्ज भी सेम होगा। ऐसे एक लाइन लिख दीजिए, ज्यादा क्लियर कैपेसिटेंस के चैप्टर में करेंगे, और अभी लिख दीजिए इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। if the bodies are identical, खास तौर से in size, if the bodies are identical in size, then after redistribution, on connecting them, they have same charge as well. They have same charge as well. ठीक है। बेसिकली तो जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करते हैं तो उनमें कंडक्शन होता है और चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक बहता है तब तक जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और इस चैप्टर में कूलम्स लॉ जैसे ही हम पढ़ेंगे, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें हम बताएंगे बॉडी ए को बी से टच कराया, तो आपको फिलहाल ये लेना पड़ेगा कि उनके चार्जेस अब दे शेयर देयर चार्जेस इक्वली। अगर ये आइडेंटिकल साइज के हैं, अगर इनके साइजेस डिफरेंट हैं, तो तब ये चार्जेस किस पे कितने आते हैं ये कैपेसिटेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली तो जब दो बॉडीज को टच करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम होता है, पर अगर आइडेंटिकल हो साइज में तो चार्ज भी सेम होता है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब बॉडी ए और बी, ए को बी से टच कराया और ए से शायद चार्ज बह के गया और बी पे आ गया और फाइनली दोनों पे मान लीजिए सेम हो गए। ठीक है। तो जैसे फ्रिक्शन में चार्जिंग से मास में चेंज आता था, वैसे कंडक्शन में भी क्या चार्जिंग से, जब एक बॉडी में चार्ज कंडक्शन से आता है तो मास चेंज होता है क्या बॉडी का? मेरा क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं हुआ आपको। लिख दीजिए when a body gets charged by conduction, does its mass change? When a body gets charged by conduction, does its mass change? हाँ, यहाँ पे भी फ्लो तो हो ही रहा है ना। लिख दीजिए यस, because flow of electrons is taking place from one body to another. Right, because flow of electrons is taking place from one body to another. Right, I got your answer Anushka. Okay, perfect. सही इंटरेक्शन कर रहे हैं आप लोग, सही इंटरेक्शन कर रहे हैं। थोड़ा और बढ़ाइए। वीडियोस ऑन नहीं है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप रिएक्शंस दे सकते हैं अपने। ठीक है। बस एक लास्ट बात मैं आपसे और कर रहा हूं और फिर ये क्लास आज की खत्म करेंगे। क्वेश्चन ये लिख दीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, कैन चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास? कैन चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास?
और दूसरा क्वेश्चन है कैन मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। दो क्वेश्चंस हैं, थियरी के क्वेश्चंस हैं। बहुत फाइन पॉइंट्स हैं, इतने फाइन पॉइंट्स कहीं कहीं तो काम के होते हैं पर ज़्यादातर ये काम के नहीं होते हैं। जो काम के होंगे वो टीचर आपको ज़रूर बता देगा कि इम्पोर्टेंट है। ये भी बाल की खाल निकालने वाली बातें हैं, एक बार तो हमें पढ़ाना पड़ेगा आपको, पर हाँ ये यूजलेस है। क्या कहना है आपका? क्या चार्ज दोनों No and yes. नहीं सर, No, sir. mass can First वाला no. Mass can exist First without no. charge Mass and can charge exist cannot without Mass can exist without charge. Mass. पहला वाला false. ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है, बस मैं आंसर दे रहा हूँ, सुन लिया मैंने। चार्ज की जहाँ तक बात है लिख दीजिए। हाँ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। भाई इलेक्ट्रॉन को ही ले लीजिए, उस पे मास है और फिर उसके ऊपर चार्ज है। चार्ज जो है वो एक प्रकार से टोपी है। तो हवा में मिस्टर इंडिया की बात नहीं कर रहे अपन, हवा में टोपी घूमने की बात नहीं कर रहे। पहले कोई बॉडी होगी और उसके ऊपर टोपी डालोगे, कोई मास होना चाहिए, उस पर चार्ज दोगे। इलेक्ट्रॉन का भी मास है ना, तो मास कैन नॉट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तभी तो चार्ज के बहने से मास भी बह रहा था ना, ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पर हाँ, अगर मास की बात करें तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ऐसा ही हम बोलेंगे, क्योंकि हम जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ये तो अपने आप में न्यूट्रल है ना, अंदर इसके चार्ज छुपा बैठा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में न्यूट्रल है। लिख दीजिए मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एग्जाम्पल है न्यूट्रल बॉडी। हम तो उस चार्ज की बात कर रहे हैं जिसका इफेक्ट हमको हो रहा है, हमको उसके अंदर जो चार्ज छुपा बैठा है उससे मतलब नहीं है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इस बॉडी पे मास तो है, पर इस पे अगर चार्ज है तो मुझे उसका असर दिख क्यों नहीं रहा? इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस पे चार्ज है ही नहीं। गॉट इट? चार्ज होने के लिए ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसपे चार्ज तो है पर मास जीरो है। ऐसा लिख दीजिए फिर से, देयर इज नो सच पार्टिकल इन नेचर। ठीक है रेनी, थैंक यू। देयर इज नो सच पार्टिकल in nature which has zero mass but has a finite charge. Got it Harsh, thank you. ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है इस नेचर में जिसमें मास तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली जीरो हो पर उस पर कुछ चार्ज हो। ठीक है, got your reaction Sonam, thank you. Well then I think that is all for today. Bye bye. Revise Thank you, kariye. Thank you, sir. And have a good day. Thank you, sir. Thank you, Anushka. Thank you, sir.